दोस्तों, आज के हवा महल में सुनिए प्रहसन आंधी, लेखक और निर्देशक भृंग तुपकिरी। अरे सुनती हो, मैंने कहा तुम्हारे होने वाले जमाई साहब की चिट्ठी आई है। मेरे होने वाले जमाई की चिट्ठी है तो क्या आपके जमाई की नहीं? हाँ हाँ, सो तो एक ही बात है, मगर ये उनके कर कमलों की है जिन्हें तुमने पसंद किया था अपनी निम्मों के लिए। अच्छा, मगर लिखा क्या है? उन्होंने अपनी फरमाइशों की एक लंबी चौड़ी सूची लिख भेजी है। कहते हैं अब ये सब चीजें जब उनके चरणों पर चढ़ाई जाएंगी तब कहीं जमाई देवता प्रसन्न होकर निम्मों का ब्याह रचाने के लिए पधारने की कृपा और कष्ट करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, ये तो अपने यहाँ का रिवाज ही है। ये भी कोई मांगना है जैसे घर में भीख लग गई और सारी चीजें मांग कर ही पूरी कर लेनी हो? लो, तुम तो गाली देने लगे। ऐसा क्या लिख दिया बृजकिशोर ने? लो तुम भी सुन लो। लिखता है मुझे एक बढ़िया कार चाहिए। हाँ तो बैरिस्ट्री करता है, कोई गोली तो खेलता नहीं। विलायत पास करके आया है, कार रहने पर ही तो जरा रोब पड़ता है। जहाँ अब और सुनो, सिविल लाइंस में एक 2 मंजिला बढ़िया और हवादार बंगला खरीद दो। ऑफिस और घर के लिए उनकी पसंद का फर्नीचर और एक 15 वॉल का रेडियो सेट। क्या ये वॉल क्या होता है? अरे रेडियो 15 वॉल का, यानी बहुत ताकतवर रेडियो चाहिए उनको। है तो क्या जमाई साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं? उनमें अगर ये भी गुण हो तो भी ये उनकी विशेषता ही होगी। अरे भाई, आपका समाज में इतना सम्मान है तो क्या जमाई आपसे इतनी सी चीजों की मांग भी नहीं करे? तो क्या मैंने उम्र भर पसीना बहा बहा कर जो कमाई की है वो सब उनके लिए की है? नहीं बाबा नहीं, इतना महंगा जमाई खरीदना अपने बस की बात नहीं है। हाय राम, तो क्या लड़की को ऐसे ही किसी के गले में बांध देने का इरादा है? अबे तुमने उनके आखिरी फरमाइश तो सुनी ही नहीं। लिखते हैं कि उनकी पढ़ाई में उनके पिताजी ने कोई 50,000 रुपया खर्च किया है, सो उनको उनका यह 50,000 रुपया भी हमें लौटाना पड़ेगा। हाय बाप रे, 50,000! और मेरा तो ख्याल है कि जमाई साहब को सबसे पहले एक आईना और एक कच्चे चूने का डिब्बा भिजवा देना चाहिए। क्यों? चूना पोत कर आईने में अपना चेहरा देखने के लिए। जरा वो भी तो देखें कि इन सब चीजों के लायक उनका चौखटा है कि नहीं। लीजिए, आप तो जमाई की भी दिल लगी उड़ाने से अरे नहीं तो क्या ऐसे जमाई के पैर पूजे जाएं? दहेज के मामले में तो बाप दादों के भी कान काट रहा है। लोग कहते हैं फैशन की आंधी चली है, नए विचारों का तूफान उठ रहा है। कुछ नहीं, बस केवल स्वार्थों की आंधी चल रही है और स्वार्थों का तूफान उठ रहा है। पापा? ओह पापा, माय डियर। ओहो, तो क्या मम्मी से कोई प्राइवेट बात कर रहे थे पापा? नहीं बेटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो। मेरे अच्छे पापा। ला 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 ला। देखो जी, तुम्हारी लाडली के यही लक्षण मुझे नहीं भाते। वो तो मुझे मालूम है, निम्मों की कोई हरकत तुम्हें नहीं भाती और अपने लाडले साहब की हर एक हरकत तुम्हें खूब भाती है। ये भी कोई बात है? माँ बाप से भी कोई गिट पिट करके बातचीत करता है? अरे मम्मी, कोई क्यों, मैं ही तो करती हूँ। क्यों पापा? आपका लाड इसको सर पर चढ़ा रहा है। मैं कह देती हूँ, एक दिन सिर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा। भाई तुम तो बेकार में ही बच्ची पर बिगड़ती हो, अभी तो उसके खाने खेलने के दिन है। अरे राम रे, अभी खाने खेलने के ही दिन है। मैं कहती हूँ, अपनी ऐसी लाडली को एरिस्टर बैरिस्टर से नहीं बांधोगे तो क्या किसी ढोर चराने वाले के पल्ले बांध दोगे? मम्मी, तुम जब भी देखो मुझे किसी न किसी के पल्ले बांधने की ही बात करती हो। चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ। लो, तुम्हारी मम्मी तो चली भी गई, अब चुप हो जाओ ना। चली गई? चलो अच्छा हुआ। हाँ पापा, मैं आपको एक बात याद दिलाने आई थी। वो तुम्हारे नेकलेस के बारे में ना, वो आज शाम तक आ जाएगा। हाँ शाम तक पापा, वो तो बहुत देर हो जाएगी। पापा देखो ना, मुझे तो 4 बजे ही लेडीज क्लब में लेक्चर देने जाना है। लेक्चर देने? तो आज के दिन वही पुराना नेकलेस पहन के चली जाना बेटी। वाह पापा, सब सहेलियां बार बार एक ही नेकलेस देखेंगी तो मुझे चिढ़ाएंगी नहीं क्या? इतने बड़े राय साहब की बेटी के पास भी एक ही नेकलेस हो और मैं भाषण पे क्या खाक दे सकूंगी? अच्छा बेटी, अच्छा, लेकिन किस विषय पर भाषण है? भाषण? वो तो पापा स्त्रियों की कम खर्ची और देशोन्नति इस विषय पर है। वाह बेटी, तब तो खूब कम खर्ची कर रही हो। अच्छा अभी मंगवा देता हूँ। और हाँ दीदी, आपको तो आज कहीं जाना नहीं है ना? नहीं तो आज कार मैं ले जाऊंगी। अच्छा बाय बाय पापा। ला 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 ला।
बदतमीज नालायक, जरा कुछ हुआ नहीं कि टूट पड़ते हैं। देखो ना, देखो कैसी शरारत की है मर्दूदों ने। क्या किया? अरे निम्मो के लापता होने की बात को किस बुरी तरह तोड़ मरोड़ कर छाप दिया इन बेईमानों ने। हाय राम, क्या लिखा है? लिखते हैं, पता चला है कि स्थानीय सुप्रसिद्ध सेठ राय साहब बिहारी लाल की युवती कन्या कल से अपने ड्राइवर के साथ लापता है। अरे इन्होंने जरा सी बात पर मेरी नाक काट कर रख दी कमबख्तों ने। मगर इतनी जल्दी पता कैसे चला? जरूर किसी की शरारत है इस बात के पीछे। तो झूठ क्या लिखा है? और चढ़ाओ सिर पर। कितनी बार कहती थी कि लड़की को इस तरह सिर पर न चढ़ाओ। पीछे पछताना पड़ेगा, पर कोई मेरी माने तब ना। मगर ये भी तो हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के यहाँ रुक गई हो। सब जगह तो आदमी भिजवाकर पता लगवा लिया, सारे शहर की खाक छनवा डाली। अब और कौन सी सहेली बाकी है? आई एम वेरी सॉरी राय साहब, मुझ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। ओह बैरिस्टर ब्रजकिशोर, अच्छा हुआ कि बिजली गिरकर भी आप बच गए। ओह रियली, आई एम वेरी सॉरी मदर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम इन अखबार वालों की बात पर न जाना। हमारी लड़की ऐसी नहीं है। वह किसी अपनी सहेली के यहाँ रह गई होगी। नहीं, फिर भी मुझे माफ कीजिएगा, अब आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। रियली मदर, अब अगर मुझे आप एक की बजाय 2 बंगले भी देंगी, तब भी मैं ऐसी बदनामी को अपने गले नहीं बांध सकता। अरे बेटा, अखबार वाले तो बिल्कुल झूठे हैं बेटा। लो, अरे तुम तो खड़े खड़े ही बात कर रहे हो। बैठ जाओ ना बेटा, जरा तो बैठो बैठो। जी नहीं, मुझे बिल्कुल समय नहीं। मैं जो कहना चाहता था कह चुका। आपकी लड़की से संबंध करने के बारे में जितनी बातचीत मैंने की, उसी के कारण अब जो मेरी दोस्तों में बदनामी हो रही है, वही कुछ कम नहीं है। मेरी ओर से यह रिश्ता नामंजूर समझिए। अरे आप भी चुप खड़े हैं, इन्हें कुछ समझाओ ना। बस बस, मैं कह चुका, मैं अपनी इज्जत हल्की नहीं कर सकता। अच्छा बच्चों, तो तुम्हें इज्जत इतनी प्यारी है? अभी ठिकाने न ला दूं अक्ल को तो कहना। बैरिस्टर साहब, अरे भाई बैरिस्टर साहब, आप तो नहा के नाराज होकर जा रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। कहिए। अरे यहाँ आओ, तो नहीं बैठो यहाँ आराम से। बस ठीक ठीक, बस अब सुनो, हमारी निम्मो का बस घंटे 2 घंटे में पता चल जाएगा। मगर मुझे इससे क्या? सुबह से मेरे मित्रों के फोन पर फोन आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया। बात चाहे कुछ भी हो, बदनामी तो साथ ही मेरी भी हो गई। देखिए देखिए, मैंने फैसला किया है कि आप जानिए, निम्मो मेरी प्यारी बेटी है। मैं उसे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैंने तय किया है कि अपनी आधी जायदाद और आपने जितनी फरमाइशें की हैं ना, वो अलग, इतना कुल मिलाकर अपनी बेटी को दहेज में दे दूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस ओर सहानुभूति पूर्वक ध्यान देंगे। मगर देखिए ना, मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई जाएगी। जिंदगी में कई तरह के अनुभव होते हैं बेटा। बुढ़ापे में हमारे ही मुंह पर स्याही पुत गई तो क्या करें, आखिर डूब मरने से तो रहे। सो तो ठीक है पिताजी, मगर अब मगर वगर कुछ नहीं। बस तुम भी इस प्रकार हमसे मुंह मोड़ लोगे तो हमारी इज्जत तो बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। अभी अगर हमारी निम्मो के हाथ तुम अपने हाथ में ले लोगे बेटा, तो देखना हमें बदनाम करने वालों के मुंह पर कैसा तमाचा पड़ता है। तो एक बात पूछूं? एक नहीं 4 पूछो बेटा। मैं जानना चाहता था कि हाँ हाँ बेखटके पूछो, क्या जानना चाहते थे? जी वैसे कुछ नहीं, यूं ही एक जरा सी बात। यानी मेरा मतलब था कि आपकी जायदाद कुल कितनी है? आखिर बैरिस्टर हो ना, सब जांच पड़ताल कर लेना चाहते हो कि ये सौदा महंगा पड़ेगा या सस्ता। हाँ तो सुनो बेटा, मेरी कुल जायदाद यही कोई 8-10 लाख के बीच होगी। खाने वाले कुल मिलाकर एक लड़की और एक लड़का है। अब देखिए, आपने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। एक ओर तो मेरी बदनामी है और दूसरी ओर आपकी इज्जत का भी ख्याल है। मंजूर कर लो बेटा, हमारी इज्जत का ख्याल करो। अच्छा तो खैर, मैं अपनी इज्जत को आपकी इज्जत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। वाह वाह, क्या कहने। मगर बेटा, अभी जो बदनामी की हवा उड़ गई उसका क्या करोगे? उसका क्या है, मैं आज ही अखबारों को स्टेटमेंट दे देता हूं कि निर्मला मेरी भावी पत्नी है और वो मेरे ही साथ शहर को गई हुई थी। बस सारी बात खत्म हो वाह जाएगी। बेटा, क्या हिकमत सोची है तुमने। मिस्टर बैरिस्टर,
बस 2 ही 3 मिनट में चंद रुपयों ने तुम्हारे ख्याल इतने बदल डाले। देखते ही देखते रुपयों की आंधी में तुम्हारी इज्जत और बदनामी की बात फुर्र हो गई। मेहरबानी करके फौरन उठकर यहाँ से चल दो। जी, ये आप कैसी बात करने लगे? आप कैसे आदमी हैं जी? कुछ नहीं, मैंने कह दिया, बस यहाँ से चल दो। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी देख लूंगा। मेरी बेइज्जती करने का फल? हाँ, तुझसे जो बने कर लेना। पहले यहाँ से तुम हुकारा कर। हाय राम, तुम्हें ये क्या हो गया है? बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग। ओ पापा, मम्मी, ओ हम लोग बड़ी आफत में फंस गए थे पापा। बेटी नीमो, तुम क्या हो गया था बेटी? कुछ भी नहीं पापा, मुझे माफ कर दो मम्मी, अब कहीं अपनी मर्जी से घूमने नहीं जाऊंगी। पहले ये तो बता कि हो क्या गया था? मम्मी, हुआ कुछ भी नहीं, बस क्लब में लेक्चर दिया और शाम को 6 बजे के करीब मैं अपनी एक नई सहेली की फरमाइश पर उसे अपनी कार में घुमाने के लिए पहाड़ पर चली गई। बड़ी दूर निकल गए हम लोग और ड्राइवर बार बार लौटने के लिए कहता था, मगर हमें इतना मजा आ रहा था कि हम लोग बस आगे ही बढ़ते गए। बस फिर 8 बजे के करीब इतनी जोर की आंधी आई कि हम लोग घबरा गए। फिर जोर का पानी बरसने लगा। अरे वो तो अपना ड्राइवर ही इतना होशियार था पापा, उसने कार को खाई में गिरने से बचा लिया। हम लोग लौटने को हुए तो देखते क्या है कि रास्ते पर एक बड़ा भारी पेड़ गिरा पड़ा है। बस हमारी गाड़ी अटक गई। बरसात और तूफान के कारण हम कहीं मदद मांगने भी तो नहीं जा सके। सवेरे कुछ गांव वालों की सहायता से वे पेड़ हटाया गया, तब कहीं हम लौट सके। सच पापा, हमें रात भर गाड़ी में बैठे बैठे सांस रोके पड़े रहना पड़ा था। अपना ड्राइवर बड़ा होशियार है पापा, इस बार उसकी तनख्वाह जरूर बढ़ा दीजिएगा। इसने हम लोगों की जान बाल बाल बचा ली, नहीं तो अरे बाप रे, कितनी बड़ी खाई थी। मगर वो तुम्हारी नई सहेली कौन थी? वो पिताजी, अपने वो बैरिस्टर ब्रजकिशोर है ना, उनकी कोई रिश्तेदार थी। बस बेटी, सब समझ गया। अब भी कुछ समझी या नहीं? मगर मैं तो नहीं समझी डैडी। तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं बेटी। दरअसल वो आंधी पानी नहीं था जिसने तुम्हें रोका, वो कोई और था। अरे वाह बैरिस्टर ब्रजकिशोर। तो ये था प्रहसन आंधी। इसे लिखा और निर्देशित किया भृंग तुपकिरी ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।